दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, वेर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों जैसे आपको मालूम है, हमने एक नई सीरीज चालू की है, स्टॉक मार्केट की पाठशाला, शेयर मार्केट की पाठशाला। तो जैसे पाठशाला में दोस्तों शुरू से आखिर तक अगर कोई टॉपिक है तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी मिलती है। स्कूल से बाहर निकलने के बाद या कॉलेज से बाहर निकलने के बाद हमको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। वैसे ही दोस्तों मेरा ये इंटेंशन है कि ये अपनी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद जो भी ये मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे सब्सक्राइबर ना हो, जो भी ये वीडियो देखेंगे, दे शुड बी ग्रेजुएट इन स्टॉक मार्केट, दे शुड बी ग्रेजुएट इन शेयर मार्केट। इतना नॉलेज आपके पास होगा, इतना मेरा दोस्तों गारंटी है। तो दोस्तों पहले वीडियो में हमने कंसेप्ट ओवरव्यू लिया, कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए, सोल ट्रेडिंग कंपनी क्या होता है, उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, फिर उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, फिर उसका पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद जब ये बिज़नेस ग्रो करता है, जब ये बिज़नेस एक्सपांड करता है तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत लगती है। तो वो जो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है वो प्रोमोटर आम पब्लिक को, हम जैसे लोगों को, उसके कैपिटल में शेयर देते हैं। उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, और उसी को बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब अभी आपको मालूम है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों ये एक लेवल तक हमारी जानकारी हो गई कि आईपीओ मतलब क्या, इक्विटी शेयर मतलब क्या, कैपिटल मतलब क्या। तो अभी दोस्तों ये जानकारी मिलने के बाद अभी वो शेयर्स में, शेयर मार्केट में अगर कामकाज करना है, अगर हमको किसी को ट्रेडिंग करना है, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या करना है आगे। क्योंकि ये दोस्तों कोई आइटम तो है नहीं, मतलब कार लिया और अपने पास ही रखा, या और कोई चीज़ है वो खरीदी मार्केट से और अपने पास ही रखी, ऐसी तो ये चीज़ नहीं है। ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब ये खरीदना है, बेचना है with a intention to earn money, with a intention to earn profit। मतलब ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे पैसा डाल के पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है। पिछले एपिसोड में हमने देखा बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलता है, बैंक एफडी कैसे काम करता है, पोस्ट ऑफिस का अगर कुछ सेविंग रहेगा उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसमें कितना रिटर्न मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिलता है? सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों रिटर्न जो होता है फाइनेंस के ऊपर, जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, वो रिटर्न नॉर्मली ऐसा मानना है कि वो रिटर्न जो इन्फ्लेशन का परसेंटेज है उससे ज़्यादा होना चाहिए। देन ओनली वी विल बी एबल टू सस्टेन द हायर प्राइसेस कमिंग इन द फ्यूचर। इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ों की कीमतें जो बढ़ती जाती है, या रुपये का जो परचेसिंग पावर है वो जो कम होते जाता है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है आरबीआई का, तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक देता हूँ, वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में मालूम पड़ेगा। तो ये बैंक जो इंटरेस्ट देता है दोस्तों हमको, वो जो इंटरेस्ट है दैट इज़ नथिंग बट कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन और कॉम्पेंसेशन फॉर डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी, ऐसा भी इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं विथ अ सोल पर्पज ऑफ आइदर कैपिटल अप्रिसिएशन और कंटिन्यूस डिविडेंड। दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट से हमको नियर फ्यूचर में हो या फ्यूचर में कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी इम्पोर्टेंट चीज़, ये इन्वेस्टमेंट हमको कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं ये जिनके थ्रू हम लोग ये ऐसे इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास शेयर हो ना हो, आपने शेयर्स में ट्रेडिंग चालू किया है नहीं किया है, डजेंट मैटर, डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आजकल जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होना जितना ज़रूरी है, उतना ही दोस्तों आजकल सभी के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। सेविंग में दोस्तों अपना पैसा रहता है, वैसे ही डीमैट में अपने शेयर्स रहते हैं। डीमैट के बाकी के डिटेल्स हम लोग अभी 5 मिनट में और देखेंगे। ये डीमैट मतलब दोस्तों, ये डीमैट ही नाम क्यों रखा अकाउंट का? जैसे बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अपना कुछ पैसा सेव करके बैंक में रखते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट। वैसे दोस्तों डीमैट जो है उसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, या वी कैन ऑल्सो से डीमटेरियलाइज अकाउंट। दैट मीन्स जो शेयर्स है
जो पहले हार्ड फॉर्म में आते थे, प्रिंट आउट के रूप में आते थे, वो आजकल डीमटेरियलाइज फॉर्म में आते हैं। डीमटेरियलाइज मतलब उसका कुछ प्रिंट आउट नहीं रहेगा, ओनली आपके अकाउंट में उसका आइडेंटिटी प्रेजेंट रहेगा। अगर आपने शेयर खरीदे हैं या आपने शेयर आईपीओ में लिए हैं, अगर आपको शेयर मिल गए तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आपको दिखेंगे। सो दैट इज़ वाई अ डीमटेरियलाइज अकाउंट इन अ शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। तो आगे बढ़ने से पहले सेविंग अकाउंट पैसा रखने के लिए जितना इम्पोर्टेंट है और जितना सेफ है, उतना ही दोस्तों डीमैट अकाउंट भी सेफ है। इंग्लिश में एक दोस्तों कहावत है, सीइंग इज़ बिलीविंग। तो पुराने जो लोग थे उनको जब तक शेयर सर्टिफिकेट दिखेगा नहीं तब तक उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता था, लेकिन अभी का ज़माना वैसा नहीं है। नाउ गोल्ड ऑल्सो यू कैन बाई इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, एनी ऑफ द कमोडिटीज ऑल्सो यू कैन बाई इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। वैसे ही शेयर्स ऑल्सो आर नाउ मैंडेटरीली आर इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। तो ये हो गया दोस्तों डीमैट अकाउंट। अभी दूसरी चीज़, ब्रोकर चाहिए। मतलब अगर ट्रांजैक्शंस करने हैं तो ट्रांजैक्शंस होते हैं एनएसी और बीएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों जो मेंबर्स लोग हैं उनको ये खाली अलाउड है कि वो मेंबर्स लोग वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मेंबरशिप फी बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स या करोड़्स में होगी मेंबरशिप फी एनएसी और बीएसई की। तो हम जैसे इंडिविजुअल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमको वी हैव टू फाइंड अ मीडिएटर इन द सेंस वी हैव टू फाइंड अ ब्रोकर। अगर सॉफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला जाए तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये एकदम इसके लिए एप्ट वर्ड है। तो ये इसमें से दोस्तों डिपॉजिटरी ये जो वर्ड है वो ज़रा ध्यान में रखिए, क्योंकि 2-3 मिनट के बाद हम ये वर्ड के ऊपर भी आने वाले हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट अ ब्रोकर फॉर अस एंड देन उसके थ्रू दोस्तों हमको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, एंड दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक टू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हो गया, ब्रोकर आइडेंटिफाई हो गया, ब्रोकर के पास हमने ट्रेडिंग अकाउंट खोला। ट्रेडिंग अकाउंट आजकल ऑनलाइन ओपन होता है, केवाईसी भी ऑनलाइन होता है, तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। वो ऑनलाइन हम लोग आधे 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1 दिन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट अपना शुरू हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज़, बैंक में सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है आजकल दोस्तों, आजकल अभी चेक का ज़माना चला गया। मतलब हमने ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए ये शेयर खरीदो और 2 दिन के बाद उसको चेक दिया, वैसा अभी होता नहीं है। शेयर खरीदने के पहले अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। मतलब अगर ₹1,00,000 के शेयर्स खरीदने हैं तो अपने अकाउंट में कम से कम ₹1,00,000 होना चाहिए। तो ब्रोकर क्या करता है, जब भी ब्रोकर को हम लोग बोलते हैं कि ₹1,00,000 के ये कंपनी के शेयर खरीदो, या हम लोग भी दोस्तों डायरेक्टली ब्रोकर लोगों के जो इंटरनेट के साइट्स रहते हैं या उनके जो ऐप्स रहते हैं मोबाइल के, उसके थ्रू भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो ऐप के थ्रू जब भी हम लोग कोई बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, तभी ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपना जो सेविंग अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट पे उतना होल्ड आता है। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के पास है कि जिनका खुद का बैंक हो, तो आपके बैंक अकाउंट में होल्ड आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग अकाउंट है XYZ में और आपका बैंक अकाउंट है इन सम अदर बैंक, तो पहले वो बैंक से ब्रोकर के अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वो पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट क्रिएट होगा, फिर वो क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट आप शेयर्स परचेस कर सकते हो। अगर शेयर्स बेचने हैं तो समझो ऑलरेडी आपके अकाउंट में शेयर्स है, तो एग्जैक्टली उल्टा, लेकिन उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है। उसमें जो आपके शेयर्स है जो आपके डीमैट अकाउंट में है, उसके ऊपर वो ब्रोकर डीमैट अकाउंट पे होल्ड लेता है और फिर वो आपको शेयर्स बेचने के लिए अलाउ करता है। इसके लिए दोस्तों ब्रोकर के पास एक पावर ऑफ अटर्नी भी आपकी रहती है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि द ब्रोकर इज अथोराइज, ही हैज़ द पावर टू एग्जीक्यूट, दैट मीन्स टू डेबिट और क्रेडिट द शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस इन एनएसी और बीएसई। ऐसा एक पावर ऑफ अटर्नी रहता है, वो साइन करके ब्रोकर को देना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई दोस्तों, डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, देन ब्रोकर के पास अकाउंट होना ज़रूरी है, एंड सेविंग अकाउंट। तो जो ब्रोकर के पास अकाउंट है दैट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक विद द डीमैट अकाउंट। और सेविंग अकाउंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की। अभी दोस्तों ब्रोकर कैसे ढूंढना है, उसके लिए क्या क्राइटेरियाज है, मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर अभी 2-3 मिनट में बात करेंगे दोस्तों सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट रखने के टाइम हम लोग जितनी सेफ्टी की
हम लोग जितना सेफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि बैंक अच्छा होना चाहिए, बैंक डूब गया तो अपना पैसा चला जाएगा, वैसे दोस्तों ब्रोकर आइडेंटिफाई करने के टाइम भी ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी अवेलेबल ब्रोकर्स कौन सा है दोस्तों? देर आर मेनी ब्रोकर्स नाउ अवेलेबल। इनफैक्ट टीवी पे क्रिकेट का मैच हो या और कोई इवेंट हो, सब जगह पे आपको ब्रोकर्स के ज़ीरो ब्रोकरेज पे आपको बहुत से एडवर्टीजमेंट दिखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन लोग हैं दोस्तों? जीरोदा है, अपस्टॉक है, ग्रो, एंजल वन, ICICI, 5 पैसा, कोटक सिक्योरिटी, HDFC सिक्योरिटी, IIFL सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, SBI सिक्योरिटीज़। लिस्ट दोस्तों बहुत लंबा है, लेकिन ये लंबे लिस्ट में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा प्रायोरिटी क्या है, और फिर उसके हिसाब से हमको ब्रोकर चुनना है। अगर अपना प्रायोरिटी सेफ्टी है तो अपना चॉइस बदलेगा, और अगर अपना प्रायोरिटी लो कॉस्ट है, ज़ीरो ब्रोकरेज है, तो देन अपना प्रायोरिटी बदलेगा। तो दोस्तों हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रोकर में देर आर 5-6 पॉइंट्स विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी उसमें होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों रिस्पॉन्स टाइम, मतलब अगर आपको कुछ क्वेरी आया, आपने कुछ ईमेल भेजा या आपने कुछ कॉल किया ब्रोकर के कॉल सेंटर में, तो कितने टाइम में और क्या टाइप का आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है ईमेल पे, तो उसका जनरलाइज आंसर आता है या स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन आपका आंसर आता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कॉल सेंटर में कॉल अगर करेंगे और आधा घंटा अगर आपको वो म्यूज़िक ही सुनना पड़ा, तो देन उसमें कुछ मतलब नहीं है। हम लोग जब भी दोस्तों कॉल करते हैं ब्रोकर को, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही जाता है, बार बार कॉल नहीं जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप, इंटरनेट एंड ऐप पे सब अवेलेबल है। तो कुछ प्रॉब्लम है तभी हम लोग फ़ोन करते हैं, और जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं तभी दोस्तों ऐसे टाइम में, जैसे क्रेडिट कार्ड में, अगर क्रेडिट कार्ड में कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ ब्लॉक करना है, तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे ब्रोकर के पास रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है क्या, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज। पे आउट का टाइम दोस्तों कितना है वो भी देखना पड़ेगा। पे आउट मतलब जब भी आप शेयर बेचते हो तो उसका पैसा आपके अकाउंट में कितने दिन में आता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइम इज T+2। T मतलब ट्रांजैक्शन डे, उसके बाद में 2 वर्किंग डेज, उसमें पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए। बिफोर मिडनाइट पैसा आपके अकाउंट में आता है क्या, ये देखना भी ज़रूरी है। और एक चीज़ है दोस्तों डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मतलब आपके जो डिटेल्स है, आपका जो डेटा है, वो डेटा ब्रोकर के पास सिक्योर है कि नहीं, वेदर ब्रोकर इज टेकिंग सफिशिएंट केयर टू प्रोटेक्ट द डेटाबेस, कितने सेफ्टी लेयर्स उनके पास है, ये सब दोस्तों चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जी बिजनेस अगर देखता रहेगा, तो उसमें डीमैट अकाउंट पे डाका करके एक उनका सीरीज़ भी आया था, तो उसमें क्या क्या हो सकता है वन कैन इमेजिन। अपने अकाउंट में कोई थर्ड पर्सन आके ट्रांजैक्शन करके अपना अकाउंट साफ कर सकता है, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं। तो ब्रोकर के पास आपका शेयर्स हो या आपके पैसे हो, वो कितने सेफ है, और उसका आईटी सिस्टम जो है, उसका सॉफ्टवेयर जो है, वो कितना सेफ है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रोकर के कोई अदर बिजनेसेस है क्या, वो देखना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उनके कुछ अदर बिजनेसेस है क्या देखना इम्पॉर्टेंट है। और प्रमोटर्स एंड ओनर्स कौन है वो कंपनी के, वो देखना भी, उनका बैकग्राउंड देखना भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए दोस्तों प्रायोरिटी फर्स्ट इज सेफ्टी। जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है वहाँ पे कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ता है। तो कॉस्ट डजेंट मैटर, ये कॉस्ट बहुत स्मॉल है। अगर कोई इन्वेस्टर है तो अकॉर्डिंग टू मी सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी। अगर कोई ट्रेडर है, इफ़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर मोर, तो कॉस्ट दैट मीन्स ब्रोकरेज कैन बी अ प्रायोरिटी। बट स्टिल आई वुड फील एंड आई वुड सजेस्ट दैट जो ब्रोकर जिनको कॉरपोरेट बैकिंग है, ऐसे ही ब्रोकर चुने कि जिनको कॉरपोरेट बैकिंग है। फॉर एग्जांपल HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के लोग ख़राब हैं, लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी सेफ्टी है, मेरा प्रायोरिटी पहले सेफ्टी है, तो अगर सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कॉरपोरेट में से कोई भी ब्रोकर चुन सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वन शुड सिलेक्ट अ ब्रोकर। अभी दोस्तों डीमैट अकाउंट खुल गया, ब्रोकर सिलेक्ट हो गया, बैंक में पैसा भी है, सेविंग अकाउंट भी खुल गया। अभी ट्रांजैक्शंस लेकिन कहाँ पे होते हैं, तो ट्रांजैक्शंस होते हैं
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंजेस है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है और किधर ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। दोस्तों जैसे हर एक कमोडिटी का उसका मार्केट फिक्स होता है, वैसे शेयर मार्केट का भी मार्केट फिक्स है, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें दो टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं दोस्तों, एक है कैश मार्केट और दूसरा है डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये कैश मार्केट मतलब क्या और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मतलब क्या, इसके ऊपर भी मेरे F&O के ऊपर 2 वीडियोस हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। अभी ये जो दोस्तों स्टॉक मार्केट है, इसमें चार तरीके से आपके अकाउंट में शेयर आ सकते हैं। पहला तो है प्राइमरी मार्केट, आपने पार्ट 1 में देखा। प्राइमरी मार्केट मतलब IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में हम लोग और 2 मिनट आगे बात करेंगे। फिर होता है दूसरा दोस्त सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो शेयर्स का ऑलरेडी इशू आ चुका है, जो शेयर्स का ऑलरेडी IPO आ चुका है, दो शेयर्स गेट लिस्टेड। लिस्टेड मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो शेयर्स लिस्ट करते हैं। लिस्ट करते हैं मतलब वो एक्सचेंज पे उनकी खरीदी और बिक्री हो सकती है, उसको सिंपल टर्म्स में बोलते हैं लिस्टिंग। तो जिनका ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुका है वैसे शेयर में बाय एंड सेल हम लोग सेकेंडरी मार्केट से भी NSE और BSE में कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों कंपनी भी शेयर्स देते हैं, कोई अच्छे कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, टाटा मोटर्स हो या TCS हो या इन्फोसिस हो, उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रहता है, ESOPs रहते हैं। तो भले आप ट्रेडिंग करते हो ना हो, उसके लिए आपके पास डिमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनको शेयर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है लेकिन कंपनी शेयर देती है, तो वो लोगों के लिए डिमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा चीज़ है दोस्तों ओल्ड शेयर्स, मतलब अगर किसी के पास हार्ड प्रिंट आउट अभी भी अगर शेयर्स के पड़े हैं तो वो शेयर्स दे विल नॉट बी एबल टू सेल ऑन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अभी स्टॉक एक्सचेंज में खाली जो डीमटेरियलाइज शेयर्स है, जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है, उनके ऊपर ही आप सेल या परचेस कर सकते हो। तो जिनके पास ओल्ड शेयर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो शेयर्स लेके आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास जाके छोटा सा फॉर्म रहता है, वो फॉर्म भर के उनको वो शेयर्स सबमिट करने हैं। वो फिर वो डिपॉजिटरी पार्टनर क्या करता है, वो शेयर्स जो कंपनी के रजिस्ट्रार या जो ट्रांसफ़र एजेंट है उनके पास भेजते हैं और वहाँ से फिजिकल फॉर्म कैंसिल होके शेयर्स डीमटेरियलाइज होके आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, वहाँ से आप उनका ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 2 मिनट पहले दोस्तों मैंने बोला था IPO के बारे में। तो IPO में आजकल जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग अप्लाई करते हैं, देयर इज़ वन सिस्टम कॉल्ड एस्बा। एस्बा का मतलब है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पुराने ज़माने में दोस्तों कंपनी को चेक देना पड़ता था, 1 महीना कंपनी के पास पैसा जमा रहता था। अभी वैसा नहीं होता है। अभी आप बैंक के थ्रू, मतलब जहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपके ब्रोकर के थ्रू यू कैन अप्लाई। और एप्लीकेशन के टाइम दोस्तों आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें खाली आपका जो पैसा है, मतलब समझो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आजकल किसी भी IPO का 15,000 रुपया रहता है एक लॉट का, तो वो 15,000 रुपया आपके अकाउंट में ब्लॉक होता है। दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब आपको अगर शेयर्स लगे, अलॉट हुए तो आपके अकाउंट में डेबिट आएगा, अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपके अकाउंट में से डेबिट निकल जाएगा एंड दैट अमाउंट अगेन यू विल बी एबल टू यूज़ समवेयर एल्स, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है। पहले क्या होता था, पहले आपके अकाउंट में डेबिट आता था, आपके अकाउंट में से पैसा निकाल के कंपनी के अकाउंट में जाता था और फिर उसके बाद अगर आपको शेयर्स नहीं लगे तो कंपनी आपको उसका रिफ़ंड देती थी। कभी कभी वो रिफ़ंड आने में भी टाइम लगता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पैसा आपके पास ही रहेगा, अगर आपको शेयर्स मिले तो ही आपके अकाउंट में डेबिट आएगा, अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो आपके अकाउंट में से डेबिट चला जाएगा। अभी दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करते हैं। इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्यों बोलते हैं ब्रोकर को, क्योंकि दोस्तों डिपॉजिटरीज जो है ना वो अलग होते हैं और वो डिपॉजिटरी के साथ ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, इसीलिए उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये मेरा इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों। डिपॉजिटरीज कौन है, डिपॉजिटरीज का 2 एंटिटी अपने इंडिया में है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। ये 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है अपने भारत भर में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है जिनके शेयर्स डीमैट है, वो सब के शेयर्स दोस्तों उनके पास रजिस्टर और सेफ रहते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का दोस्तों कोशिश करता हूँ। मेन इज़ NSDL CDSL, सब शेयर्स उनके पास होते हैं। उनके पास जो शेयर्स होते हैं
वो खुद होल्ड करते हैं क्या? नहीं, वो किसी दूसरे के लिए होल्ड करते हैं। वो सर्विस दे रहे हैं कि वी विल होल्ड दिस शेयर्स फॉर यू। दोस्तों जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपने कुछ गहने हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो बैंक के लॉकर में रखते हैं। उसका ओनर कौन रहता है? उसका ओनर हम है, लेकिन रखते कहाँ पे है? बैंक में। बैंक उसका ओनर है क्या? नहीं, बैंक इज़ अ कस्टोडियन। वैसे दोस्तों ये जो डिपॉजिटरीज है CDSL और NSDL, दोज आर ओनली कस्टोडियन, दे आर नॉट द ओनर्स। डीमटेरियलाइज फॉर्म है तो कहाँ पे? तो ये शेयर्स का अकाउंटिंग, शेयर्स का कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो ये दो ऐसे सर्विसेज है CDSL और NSDL, उनके पास ये शेयर का कंसोलिडेशन रहता है। सो दे होल्ड द शेयर्स फॉर अस, दे होल्ड द शेयर्स फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो मतलब अभी क्या दोस्तों, यहाँ पे 3 एंटिटीज है। एक हम है खुद, जिनका अपना डिमैट अकाउंट है। डिमैट अकाउंट किसके पास है? डिमैट अकाउंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और उसका अकाउंट है NSDL या CDSL के पास। तो मतलब NSDL और CDSL के पास वाया आवर ब्रोकर अपने डिटेल्स, मतलब जब भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है दोस्तों, NSE के पास से अपने को ईमेल आता है, SMS आता है, या CDSL या NSDL के पास से SMS आता है या ईमेल आता है, सो मेनी शेयर्स डेबिटेड टू योर अकाउंट। वो कैसे आता है? अपने जो डिटेल्स हैं ब्रोकर के पास, वही डिटेल्स दोस्तों गेट्स कॉपीड विद NSDL एंड CDSL। अभी मैं HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज़ के पास है। मेरे HDFC के अकाउंट में आई कैन सी माई डिमैट अकाउंट, उसमें मुझे खाली शेयर और उसका क्वांटिटी दिखता है, लेकिन इज HDFC होल्डर? लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मेरे शेयर HDFC सिक्योरिटीज़ के पास है? नहीं, HDFC सिक्योरिटी इज ओनली अ मीडिएटर, HDFC सिक्योरिटीज इज ओनली अ ब्रोकर। शेयर्स रहते हैं NSDL और CDSL के पास, उनके थ्रू मैं उनके यहाँ पे अकाउंट डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकता हूँ, तो इनडायरेक्टली वाया ब्रोकर मैं वहाँ पे अकाउंट ओपन करता हूँ। तो मैं जो शेयर्स देखता हूँ मेरे ब्रोकर के अकाउंट में मुझे देखते हैं, लेकिन वो जो शेयर्स एक्चुअल लाई करते हैं दोज विद NSDL एंड CDSL। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि NSDL CDSL क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब अपना ब्रोकर क्या है, और हम लोग मतलब इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, हम लोग क्या, ये तीनों का डिफ्रेंसिएशन स्टॉक मार्केट में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट में दोस्तों पहले तो IPO आता है, उसके बाद में राइट्स इशू भी आ सकते हैं। राइट्स इशू मतलब अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो वो कंपनी ऑन अ राइट बेसिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करते हैं, उसको बोलते हैं राइट्स इशू। प्रेफरेंशियल इशू भी आता है, कभी कभी प्रमोटर्स को खुद को पैसा डालना होता है, बैंक वाले बोलते हैं प्रमोटर्स को आप अपना खुद का पैसा डालो, तो कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर्स दे गेट अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और सर्टन बिग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनीज करते हैं, मतलब उनको प्रेफरेंस मिलता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट्स में क्या होता है दोस्तों, जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है दे हैव द राइट टू बाय द फ्रेश इशू, इसके लिए उसको राइट इशू बोलते हैं। चौथा चीज़ है दोस्तों बोनस इशू। बोनस इशू में, बोनस एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ बोनस, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको बोनस के थ्रू कभी कभी कंपनीज शेयर्स देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इसमें एक स्टॉक स्प्लिट करके भी आता है। दैट मीन्स अगर कोई 1000 रुपये का शेयर है तो कंपनी कैन डिसाइड टू स्प्लिट द शेयर इंटू 10 रुपीज़। 10 रुपये का शेयर है, कंपनी कैन डिसाइड टू स्प्लिट इंटू आइदर 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ और 1 रुपी, ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं। कंपनी स्प्लिट क्यों करती है दोस्तों, क्योंकि फिर द शेयर वुड बी अवेलेबल फॉर लार्जर नंबर ऑफ पीपल, मतलब क्योंकि जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो प्रोपोर्शनेटली उसका प्राइस भी कम होगा, उसका प्राइस भी अगर कम होगा देन मोर नंबर ऑफ पीपल वुड बी एबल टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो डू ट्रेडिंग इन दो शेयर्स। इसीलिए शेयर्स को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बहुत से कंपनीज स्प्लिट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। पार्ट 1 में हमने IPO और IPO का जो इवोल्यूशन है वो देखा। आज के एपिसोड में हमने देखा डीमैट अकाउंट मतलब क्या, कहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, इसके पीछे क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब क्या, CDSL और NSDL का मतलब क्या, सेविंग अकाउंट कैसे लिंक होता है वो देखा, IPO में कैसे एप्लीकेशन जाता है वो हमने देखा, राइट्स इशू मतलब क्या वो हमने देखा, बोनस इशू मतलब क्या वो हमने देखा, प्रेफरेंशियल इशू मतलब क्या वो हमने देखा, और स्टॉक स्प्लिट होता है मतलब क्या ये हमने देखा। तो ये 2 पार्ट्स में दोस्तों
जितना भी बैकग्राउंड है, जितना भी पेरिफेरल नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, उसकी जानकारी हमने ले ली। अभी दोस्तों आगे के एपिसोड में एक्चुअल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो कैसे होते हैं, बिड मतलब क्या, फिर हम लोग सेल करते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, उसके अपने डीमैट अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है, बैंक अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है, परचेस मतलब क्या और उसका भी बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम लोग दोस्तों पार्ट 3 में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो मालूम है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। और जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बोला, ये जो अपना सीरीज़ है ये हम दोनों का है, आपका भी है मेरा भी है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है उसमें नॉलेजेबल इनपुट्स देना, एक्सप्लेनेशन देना, और आपका काम है दोस्तों ये वीडियोस आपके दोस्त लोगों में शेयर करना, विथ अ रिक्वेस्ट कि अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़, जिसमें हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग शेयर्स का कैसा होता है वो देखेंगे। इन बिटवीन अगेन अ रिक्वेस्ट कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो छोड़ के और भी अगर कुछ आपके माइंड में अगर कुछ डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई एंड इंक्लूड दोज कमेंट्स, clarification for those comments in part 3 or part 4. So thank you very much for your time. See you in next video.